Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue the chapter 3 of science fiber to fabric. तो लास्ट पार्ट में हमने फाइबर के बारे में पढ़ा कि फाइबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स की वैरायटी क्या होती है, प्लांट सोर्सेज से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज से कौन से फाइबर मिलते हैं। फिर हमने प्लांट सोर्सेज से फाइबर आपके कॉटन के बारे में पढ़ा, जूट के बारे में पढ़ा, उनके यूजेस पढ़े, कहाँ कहाँ वो यूज होता है। तो अब उसी का थोड़ा सा रिकैप लेके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉथ मेकिंग के बारे में। क्लॉथ मेकिंग मतलब कपड़े बनाना। तो क्लॉथ मेकिंग वॉज डेवलप्ड इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में क्लॉथ मेकिंग को डेवलप किया गया है। पहला स्टेज है वॉज मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। पहले स्टेज में हम कपड़े बनाते हैं प्लांट फाइबर से। दूसरे स्टेज में वी बिगिन विद द यूज ऑफ एनिमल फाइबर्स। तो सेकेंड स्टेज में हम एनिमल फाइबर्स का यूज करके स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेज में वी बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। तो हम इसमें जो क्लॉथ मेकिंग है वो मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर की हेल्प से हम डेवलप करते हैं। द टाइप ऑफ क्लोथिंग्स विच वी वेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड डेली नीड्स। और हम जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं हमारे क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, कल्चर और डेली नीड पे से ही इन्फ्लुएंस होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ठंडी होगी तो वूल के क्लॉथ्स पहनेंगे, गर्मी होगी तो समर के पहनेंगे। अगर आपका कल्चर कैसा है, आपकी डेली नीड क्या है, आपका काम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो उन सारी चीजों पे आपके टाइप ऑफ क्लोथिंग डिपेंड करती है। और क्लोथ मेकिंग के 3 स्टेज की बात की जाए तो पहले स्टेज में हम प्लांट फाइबर का यूज करके कपड़े बनाते हैं, सेकंड में एनिमल फाइबर का, और थर्ड में हम मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर की डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोथिंग इज नेसेसरी फॉर फॉलोइंग रीजन। तो क्लोथिंग क्यों जरूरी है? फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड एंड वेदर। ये हमें हवा से और मौसम से, मतलब विंड से, वेदर से बचाता है। सेकंड, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी, हमें चोट लगने से भी बचाता है। इट मेंटेन्स द, मतलब जो फाइबर से जो जो चीजें बनती है वो हमें इंजरी इंजरी से हेल्प कर सकते हैं। थर्ड, इट मेंटेन्स द बॉडी हीट। ये बॉडी हीट को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। वूलन एंड कॉटन क्लोथ्स फील रफ एंड दैट ऑफ रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर आर स्मूथ टू टच। वहीं पर अगर हम वूलन और कॉटन क्लोथ्स की बात करें तो ये हमें रफ फील होती है, मतलब हमें रफ जैसा फील होता है, खुरदुरा सा लगता है। वहीं पे जो रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे कपड़े होते हैं ये स्मूथ होते हैं टच में। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है रफनेस ऑफ कॉटन एंड वूलन फाइबर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी फोल्ड्स और अनइवन सरफेस इन इट। तो जो कॉटन और वूलन, अभी मैंने आपको बताया कि कॉटन और वूलन के जो फाइबर होते हैं, क्लोथ होते हैं, वो रफ टू टच होते हैं, रफ होते हैं, उनमें रफनेस ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें काफी सारे फोल्ड्स की प्रेजेंस होती है, और उसका जो सरफेस भी है ना काफी ऊपर नीचे अनइवन होता है, कोई इवन सरफेस नहीं होता, यूनिफॉर्म सरफेस नहीं होता है। Next, silk, rayon, nylon and polyester are smooth because they have long, plain, fine structure. जो सिल्क होता है, रेयन होता है, नायलॉन होता है, पॉलिस्टर जैसी सारी जो आपके मैनमेड सोर्सेज होते हैं। सिल्क तो आपका सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये आपका एनिमल एनिमल सोर्सेज से मिलता है। बाकी जो रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर ये सारे स्मूथ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो फाइबर्स होते हैं इनके लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग, प्लेन एंड फाइन स्ट्रक्चर, काफी पतले स्ट्रक्चर होते हैं। Cloth is made from threads and threads in turn are spun from fibers। तो मैंने स्पिनिंग के बारे में बताया था कि फाइबर से थ्रेड बनने प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। तो क्लोथ्स थ्रेड से बनते हैं और थ्रेड्स वहीं पर आपका फाइबर से बनता है। फाइबर से यानी रेशों से धागा बनता है और धागों से बुनाई होकर कपड़े बनते हैं। ऑल फाइबर्स आर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग क्लोथ। सारे ही फाइबर्स आपके कपड़े बनाने के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, coconut fibers, for instance, are very hard and can only be used for making ropes or as a coil in mattress। तो आप देखोगे कि सारे फाइबर नहीं सुटेबल होते हैं कपड़े बनाने के लिए। जैसे कि कोकोनट फाइबर हो गया हमारा, वो काफी हार्ड होता है, तो इससे आप खाली रोप्स बनाने में ही यूज कर सकते हैं। अगर आप इससे कपड़े बनाने लगे तो काफी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। या फिर मैट्रेस में एज अ कवर आप यूज कर सकते हैं, यानी कि गद्दे हैं, गद्दे में आप कहते हैं ना नारियल का। अपने मैंने बताया था कि जब कोकोनट के फाइबर कहाँ होते हैं, कोकोनट प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं उस पर वो होता है आपका कोकोनट फाइबर। तो नारियल की जो ऊपरी परत होती है, जो उसके बाहर का छिलका होता है, वो हम ऐसा फाइबर यूज करते हैं मैट्रेस के अंदर, गद्दों में यूज कर सकते हैं। वहीं पर हम कोकोनट फाइबर तो आपके हार्ड हो गए।
वहीं पर हम बात करें सॉफ्ट एंड लॉन्ग फाइबर्स की, जैसे कि कॉटन, वूल, नायलॉन एक्सेट्रा आर सुटेबल टू मेक यार्न, और ये सारी चीजें यार्न बनाने के लिए सुटेबल होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इट इज एडवाइज टू वेयर कॉटन क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन एंड नियर फायर। तो आपको ये ज्यादातर आप देखोगे एडवाइस किया जाता है कि आप कॉटन के कपड़े ही पहनो जब आप किचन में काम कर रहे हो या फिर आपके पास कोई काम कर रहे हो। और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कॉटन के आपके कपड़े होते हैं वो लेस फ्लेमेबल होते हैं सिंथेटिक फाइबर के कंपैरिजन में, मतलब इसमें आग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें हमने ये भी चीजें पढ़ी कि कॉटन और वुलन फाइबर की रफनेस क्यों होती है, मैनी फोल्ड्स की वजह से, अनइवन सरफेस की वजह से। वहीं पे सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर आपका स्मूथ होता है क्योंकि लॉन्ग, प्लेन एंड फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके। फिर थ्रेड से आपका क्लोथ बनता है, वहाँ थ्रेड आपका फाइबर से बनता है, स्पिनिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि सारे फाइबर्स क्लोथ बनाने के लिए सुटेबल नहीं होते, और कुछ कुछ रोप्स बनाने के लिए या फिर मेटल्स में एज अ कॉयल यूज होते हैं, वो होते हैं आपके कोकोनट फाइबर्स, बिकॉज वो काफी हार्ड होते हैं। फिर हमने पढ़ा सॉफ्ट और लॉन्ग फाइबर जैसे कि कॉटन, वूल, नायलॉन, ये काफी सुटेबल होते हैं, हम इनसे यार्न बना सकते हैं, यानी कि धागा बनाने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए ये सारे जो हमारे फाइबर्स होते हैं हम इनका यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? कॉटन, वूल एंड नायलॉन। फोर्थ इज योर, इट इज एडवाइज टू वियर, हाँ ये भी मैं बता चुकी हूँ कि किचन में कॉटन के कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि कॉटन के कपड़े लेस फ्लेमेबल होते हैं। फिर आपका हमने लास्ट पार्ट में हमने कुछ कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, कॉटन, वूल, फैब्रिक, नेटिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड कॉटन वूल, ये इसी का ही पार्ट है। तो कॉटन वूल, ये इसमें बताया था, द लम्प्स ऑफ कॉटन फाइबर्स आर कॉल्ड कॉटन वूल। तो कॉटन वूल किसे कहते हैं? जो कॉटन फाइबर्स के लम्प्स होते हैं, तो गोल गोल होता है उसको ही मतलब हम क्या कहते हैं? लम्प्स यानी गांठ। तो कॉटन के जो गांठ होने होते हैं वो सारी चीजें आपके मतलब उसके ही जो गांठ होते हैं, लम्प्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉटन वूल कहते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट, इसे हम एब्जॉर्बेंट की तरह यूज कर सकते हैं, फिलिंग किल्ट्स, पिलोस एक्सेट्रा। तो आप पिलोस को फिल कराने में, या जैसे कहते हैं ना गद्दा भरवाना, पिलो तकिया भरवाने में, तो ये सारी चीजें भरवाने में हम कॉटन का यूज कर सकते हैं, और यार्न बनाने में, थ्रेड बनाने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फैब्रिक। फैब्रिक के बारे में बताया था, दैट इज योर कपड़ा। तो yarn कैन बी woven और knitted manually or by machines into fabric। तो yarn फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? weaving के प्रोसेस से या knitting के प्रोसेस से। weaving मैंने बताया था interlacing of two yarns होती है, एंड knitting इज योर interlooping of yarns। तो weaving में, सॉरी, वीविंग में आपका जो इंटरलेसिंग होती है दो यार्न की, जिसमें आपका वार्प एंड वेफ्ट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली उसको इस तरीके से ट्विस्ट एंड क्रॉस किया जाता है कि फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाए। फिर नीटिंग में बताया था लूप्स, इसमें जो यार्न के लूप्स होते हैं उसकी इंटरक्रॉसिंग की जाती है। एंड नेक्स्ट इज योर, या फिर हम इसको मशीन से भी यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीटिंग अभी बताया। फैब्रिक से, सिंगल यार्न से फैब्रिक बनाने को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नीटिंग कहते हैं। स्पिनिंग क्या कहते हैं? फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। वीविंग क्या क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ क्लॉथ इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग के बारे में मैंने अभी इतना बताया कि वीविंग क्या होता है? इंटरलेसिंग, मतलब दो सेट ऑफ यार्न को इस तरीके से अरेंज करना कि वो कपड़ा बन जाए। इंटरलेसिंग की जाती है दो यार्न की, वार्प एंड वेफ्ट। तो वही चीज आपकी वीविंग होती है। फिर कॉटन वूल आपको कहाँ से मिलेगा? कॉटन प्लांट से आपको ये मिलता है। इट इज मेड अप ऑफ थिन कॉटन फाइबर, ये पतले पतले कॉटन फाइबर से मिलकर बना होता है, और ये लम्स होते हैं यानी गांठ होते हैं कॉटन फाइबर के। नेक्स्ट आपका आता है कीवर्ड्स फैब्रिक। तो जो वूवन मटेरियल होता है, मतलब जो बुनाई करने के बाद जो मटेरियल तैयार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं, कपड़ा कहते हैं। फाइबर मतलब रेस से, तो थ्रेड जैसे कि एनिमल या प्लांट टिश्यू, उसे ही हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। निटिंग, इसमें इंटरलूपिंग की जाती है दो यार्न्स की, मतलब इस तरीके से इंटरलूपिंग करी जाती है कि वही क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाए। तो फैब्रिक बनाने का प्रोसेस फ्रॉम अ सिंगल yarn इज नोन एज knitting। नेक्स्ट इज योर स्पिनिंग। तो स्पिनिंग में क्या होता है? फाइबर से yarn बनता है, वीविंग भी बता चुके हैं। एंड yarn क्या होता है आपका? स्पन फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड yarns। तो फाइबर्स जो आपके स्पन के होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं?
यार्न्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स होते हैं। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, काफी तरीके के मटेरियल से बना होता है। वी गेट दिस मटेरियल्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे मटेरियल हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल दोनों से मिलते हैं। जिससे कॉटन सॉक्स है, कॉटन से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। जूट का आपका ये रोप है, तो जूट भी आपको जूट प्लांट से मिलता है। सिल्क आपको एनिमल सोर्स से मिलता है, यानी कि सिल्क आपको सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है, वहीं पे लेदर भी एनिमल से मिलते हैं। नेक्स्ट अब आपका जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। क्लोथिंग की हिस्ट्री क्या क्या है। तो प्रिमिटिव लाइफ वाज कन्फाइंड मोस्टली टू द ट्रॉपिक्स वेयर द क्लाइमेट वाज वार्म एंड नो क्लोथिंग वाज नीडेड। तो जो हमारी प्रिमिटिव लाइफ थी वो ज्यादातर हमारे ट्रॉपिक्स में ही, मतलब ट्रॉपिक्स एक ऐसा क्लाइमेट जहाँ वहाँ पे क्लाइमेट आपका वार्म होता है और कपड़ों की कोई जरूरत नहीं होती। तो वहाँ पे जो प्रिमिटिव लाइफ थी वो हमारी ज्यादातर ट्रॉपिक्स में ही कन्फाइंड थी, मतलब वहीं तक सीमित थी। People migrated to colder regions only after the invention of fire। और जो पीपल थे वहाँ के वो कोल्डन रीजन्स पे कब गए, मतलब ठंडी जगहों पर कब गए, कब माइग्रेट हुए, जब हमारा फायर का इन्वेंशन हुआ। ड्यूरिंग स्टोन एज मतलब पत्थर वाला एज जो होता है उसमें पीपल वर वोर बार्क, बिग लिप्स और एनिमल स्किन्स। तो स्टोन एज के दौरान जो पीपल वहाँ तब के जो लोग होते थे वो बार्क पहनते थे, मतलब पेड़ की जो छाल होती है उसे पहना करते थे, बड़े बड़े पत्ते और एनिमल के स्किन्स को पहनते थे एज देयर क्लोथ। पीपल स्टार्टेड वेयरिंग स्टिच्ड क्लोथ्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नीडल अबाउट 40,000 to 15,000 50,000 ईयर्स एगो। तो लोगों ने कपड़े स्टिच्ड क्लोथ्स मतलब सिले हुए कपड़े कब से उन्होंने पहनना शुरू करा, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ निडल, निडल के इन्वेंशन के बाद। और निडल के इन्वेंशन का हुई 40 से 50,000 साल पहले हुई। तो इसके बारे में हम और आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्लोथिंग की क्या क्या हिस्ट्री रह चुकी है। अभी हमने इसमें पढ़ा कि प्रिमिटिव लाइफ हमारी ट्रॉपिक्स तक ही सीमित थी, जहाँ पे ट्रॉपिक्स यानी वो क्लाइमेट जहाँ क्लाइमेट वार्म होता है, कपड़ों की कोई जरूरत, जब वार्म है क्लाइमेट तो कपड़ों की कोई नीड नहीं है। फिर जब आग का इन्वेंशन हो गया, फायर आ गया, तो उसके बाद लोग ठंडी जगहों पे माइग्रेट करने लगे। और स्टोन एज के दौरान लोग पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्ते और एनिमल का स्किन यूज करते थे एज देयर क्लोथ। तो पीपल ने स्टिच क्लोथ मतलब सिले हुए कपड़े तब पहनना शुरू किया जब हमारे नीडल का इन्वेंशन हो गया 40 से 50,000 साल पहले। तो आगे का हम और नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्लोथिंग के क्या क्या हिस्ट्री है। थैंक यू सो मच।